को चीन से आगे निकलना है। चीन से आगे निकलना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हाथ जमाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे प्यारे साथियों जिससे निर्माण होता है, क्योंकि चीन ने अपने सामने एक बहुत बड़ी मजाक करी थी। हम इंडियंस ने जब हमारा नंबर पता चला कि हम नंबर 1 हो गए पॉपुलेशन में, हमने उसे ऐसे सेलिब्रेट किया कि ये देखो हम नंबर 1 हो गए। चाइना वालों ने उस पर भी हमारी फिरकी ले ली थी, ये कहते हुए कि आप नंबर 1 जनसंख्या में तो हो गए हैं, लेकिन आपके यहां पर जो वर्कफोर्स है, यानी जो व्यक्ति कार्य करने लायक है, उसकी संख्या 900 मिलियन है चीन में। 90 करोड़ लोग वहां काम करने के लिए आज भी तैयार स्थिति में, इतना जबरदस्त वर्कफोर्स है उनके पास, वो हर मामले में लोगों से बहुत बहुत आगे तक निकले हुए। बोले कहां घूम रहे हो आप? इंडिया और चाइना के बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि आप लोग वर्कफोर्स में बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, देश आजाद हुआ 1947 में, चीन आजाद हुआ 49 में। दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है वो इस चार्ट में दिखाई देता है, जहां चाइना आज अगर आईएमएफ का फोरकास्ट देखें तो 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ खड़ा है, हम 3.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ खड़े हैं। 5 गुना इकोनॉमी हमसे ऊपर लेकर चल रहा है। उम्मीदें की जाती है 2027 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर को पूछने के लिए एक बार एक सर्वे कराया गया था 2020 में इंडियंस से कि क्या तुम्हें लगता है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे? देश के अंदर 34% तो कंफर्म ही नहीं थे, मतलब ये थे कि नहीं सर हम नहीं पहुंच पाएंगे। मात्र 41% के अंदर से ये भावना निकल रही थी कि हम पहुंच पाएंगे। किस कंपटीशन की बात करते हो आप? चाइना से क्या कंपटीशन करोगे आप? चाइना के अंदर 996 वर्किंग आवर सिस्टम है, यानी कि 9 बजे सुबह जाना है, शाम 9 बजे आना है, 6 दिन हफ्ते में काम करना है। इसके चक्कर में कई बार यहां पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोग विरोध में उतर कर आए हैं, और लोग कंपैरिजन किनसे करते हैं? ओईसीडी की जो 39 विकसित कंट्रीज हैं उनके साथ, कोलंबिया जैसे बड़े देशों के साथ चर्चा करते हैं कि देखो वहां पे इतने घंटे काम करते हैं। अरे भाई, उन्होंने कमा के रख लिया। आपको अगर डेवलप होना है, आगे बढ़ना है तो कमाना पड़ेगा। चाइनीज के पास दुनिया की तुलना में बहुत ज्यादा काम करने का पेशेंस है, बहुत ज्यादा वो लोग काम करते हैं। उन्होंने काम करने के लिए 1970 के दशक में इंडिया से एक अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने रास्ता अपनाया था ऐसे कार्य को करने का जिसके तहत वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब हम आगे बढ़ने लगे, तो 5 ईयर प्लान्स में इंडिया ने क्या ऑप्ट किया? नेहरू जी के नेतृत्व में हमने ऑप्ट किया बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है। हमें बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, यानी कि कैपिटल इंसेंटिव, बहुत ज्यादा पैसा देकर के हमने बड़ी बड़ी कंपनीज को बना दिया अपने लेवल पर, सरकारी बड़ी बड़ी कंपनीज को खड़ा कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? हमारी जो उस समय ताजा ताजा आजाद हुई जनता थी, जिसके पास ज्यादा स्किल नहीं थी, वो वहीं की वहीं बेरोजगार रह गई। सेकंड 5 ईयर प्लान तक पहुंचते पहुंचते हमारे हालात ये हो गए कि यार हमारे पास तो खाने का भी झंझट हो गया, दाना कहां से खाएं? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास रोजगार के नाम पर बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां है ही नहीं। चाइना हमसे सबक ले लिया, बोले ये लोग गलत रास्ते पर चल दिए हैं, हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। चाइना ने गियर बदला और बदलते ही उसने लेबर इंटेंसिव, गांधी जी कहा करते थे कि देश को अगर तरक्की करनी है तो एमएसएमई, इसमें स्मॉल, जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको बड़ा करिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। लेकिन इंडिया ने शुरुआती तौर पर बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, जिससे हम लोग बढ़े तो सही लेकिन जनता को रोजगार नहीं दे पाए। वहीं चीन ने अपनी गरीबी को ताकत बनाया और लोगों को रोजगार देने के लिए छोटे छोटे कामों में डाला कि देखो तुम्हें रोजगार चाहिए, बोले हाँ तो आओ काम पर चलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग काम करवाए। उन्होंने लेबर इंटेंसिव कार्य जैसे कपड़ा उद्योग जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, लाइट इंजीनियरिंग। आज आप देखना दिवाली के समय पर जो भी बल्ब चमकते हैं अधिकांश चाइनीज हैं। चाइना वालों ने तब समझ लिया था इस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक्स के आप मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप जिसमें भी आप मुझे देख और सुन रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने उस दौर में इस आवश्यकता को पकड़ लिया था कि देखो पैसा भले ही कम मिलेगा लेकिन लंबे समय तक हम चलेंगे, दुनिया की रीढ़ बन जाएंगे। हमने क्या किया? हम तो भैया एक बार में बड़ी इंडस्ट्रीज लगाए, और जब समझ में आया कि यार गलत रास्ते पर निकल लिए तो हमने सेक्टर ही बदल दिया। बोले हम टर्शरी सेक्टर में काम करेंगे, हम सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग छोड़िए, हम सर्विसेज में काम करेंगे। तो बोले क्या बनेंगे? हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम सर्विसेज देंगे, कॉल सेंटर बनेंगे, केपीओ चलाएंगे, बीपीओ चलाएंगे। हम लोग अगर किसी ने फ्रिज बनाकर दे दी है तो हम बताएंगे फ्रिज का उपयोग कैसे करना है। अगर किसी ने मोबाइल बनाकर दे दिया है तो हम बताएंगे मोबाइल में कोई दिक्कत है तो कृपया करके इस नंबर पर कॉल करें, इतना नंबर दबाने पर आपको 1 पर रिचार्ज होगा, 2 पर सर्विस मिलेगी। ऐसे करके हम लोगों ने अपने पैटर्न को बदल दिया। कहने का मतलब समझिए, इंडिया इस रास्ते को ही बाईपास कर गया, इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर को लांघकर सीधा टर्शरी सेक्टर में पहुंचा। यानी फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग आज तक चल रही है, लेकिन ये वाला कार्य हम लोग गायब कर गए बीच में, जिसको चाइना चमका कर ले गया। क्योंकि इसी सेक्टर में, कार मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे ड्रेस मेकर में, बिल्डर में, स्टील वर्क में, आज आपके घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चले और लेबर काम करने आए, लेबर का वर्किंग आवर देखिए, 9 बजे एंट्री करेगी, इसमें 1 घंटे के लिए वो अपना विश्राम का काल निकालेगी। इसी वजह से देश के अंदर निर्माण के जो कार्य हैं उनकी गति धीमी है। आप में से कई लोग कहेंगे सर कभी इस बारे में भी चर्चा करिए ना कि पैसा बढ़ाइए। मैंने पहले ही कह दिया है, अगर आपके काम में दम होगा पैसा खुद झक मार के पीछे आएगा। 3 इडियट मूवी का भी यही मैसेज था। अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, पैसा आपसे दूर नहीं भागता, पैसा तो खुद पीछे पीछे दौड़कर चला आता है कि भैया चले मत जाना, तुम्हारे बिना काम अटक जाएगा। आप काम पर फोकस करिए, लेकिन हमें दाम पर फोकस करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं जो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देती हैं। लेकिन मजाक बनता है, जैसे अगर आप आईआईटी में हैं और आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल वाले बेचारे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर उनकी तनख्वाह शुरुआती तौर पर कम होती है। कॉलेज वाले मजाक बनाते हैं, अरे 3 लाख का पैकेज लगा है, 5 लाख का ही पैकेज लगा है क्या? बिल्कुल आप सही हंस रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन इनका जो 5 लाख का पैकेज है ना, कभी भी रिसेशन आ जाएगा, इनका जॉब नहीं जाएगा। और तुम लोग जो 50 लाख का पैकेज लेके बैठे हो ना, एक दिन लीमैन ब्रदर्स टाइप की कंपनी फेल मार गई ना, तुम उलट जाओगे। मुद्दा केवल ये है मेरे भाई, सर्विस सेक्टर के अंदर आपको लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त पैसा कमा लूंगा, लेकिन ये देश की रीढ़ है। सरकारों को इस विषय पर समझना होगा, इस पर बढ़ना पड़ेगा। हमने इस सेक्टर से भुखमरी को निकालने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि के अंदर ला करके प्राइमरी सेक्टर को तो बूम पर ला दिया, सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग रह गया। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही गति देने के लिए मेक इन इंडिया या कई और प्रकार के इनिशिएटिव, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस प्रकार के काम चला रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल लेवल पर इन्हें करने के लिए भारत की जनता की मानसिकता में परिवर्तन, इस बात को लेकर ससेप्टेबिलिटी। आप पूछेंगे सर इस बात पर आपने सेशन क्यों किया? अरे कोई तो चर्चा करे ना इस बात के ऊपर। आज नारायण मूर्ति जी इस कदम को उठाए हैं, आप और हम जैसे यूथ बैठना चाहते हो ना तो ग्रोथ करो, ग्रोथ में नीचे दिखाओ, आपके शब्द नहीं आपका काम बोले, ये करके दिखाओ। ये कहने का उन्होंने साहस जुटाया है। इंडिया दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स पैदा करता है, लेकिन उनमें से जॉब नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि दे आर नॉट वर्केबल। इंजीनियर्स बन कैसे रहे? प्रॉक्सी लगा लगा के तो क्लासेस होती हैं। दोस्त को बोल रखा है कि तू मेरी जगह क्लास में जाकर ये कर देना, प्रैक्टिकल के नाम पे टीचर को सेट कर रखा है, सर प्रैक्टिकल में नंबर दे देना। बोले आप क्या करोगे? बोले कॉलेज लाइफ में मूवी देख के आया था मैं, पता चला था कॉलेज लाइफ को बढ़िया से जीना होता है। तो मैं
यार दोस्तों में जीऊंगा क्योंकि खूब पैसा है मेरे पास में, बस मैं जी लूंगा। यही हालत है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको यही नहीं पता होता कि असल में कितने सॉफ्टवेयर तो आपको चलाने आते हैं, कितनी मशीनें आपको खोलनी आती है। अरे प्रॉपर इंजीनियर बना हुआ आदमी प्रॉपर कोडिंग तक तो जानता नहीं है जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर करके निकला हुआ है। ये तो हालात है देश के अंदर। इन्हीं स्थितियों के चलते देश में एम्प्लॉयबल लेबर हमारे पास नहीं है। वर्कफोर्स के अंदर हमारे पास भीड़ तो है, लेकिन उस भीड़ को काम नहीं आता है। वो पढ़कर इंजीनियरिंग के नाम पर चाहे सॉफ्टवेयर निकला हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैकेनिकल पढ़कर निकला हो, करना सबको अंत में जाकर सॉफ्टवेयर पर काम है, क्योंकि ना तो उन्होंने मैकेनिकल के दौरान मशीन खोलना सीखा और ना सही मायने में सॉफ्टवेयर के दौरान उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा। अंत में सबको जाकर के बैक बेंच पे बैठ के एलपीए 3 लाख के अंदर इन्फोसिस में या टीसीएस में काम करना है, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं है। अगर आपको बनना है ना तो स्किल पढ़ते समय अपने आप के अंदर स्किल डेवलपमेंट करिए। बर्कले की रिसर्च मैंने बताई है, अगर इंडिया वाकई में जिस रेट पर 8% के हिसाब से भी ग्रो करने लगे ना 2043-44 में जाकर के, आज से अगर हम इस स्थिति पे ग्रो करने लगे तो चाइना जहां आज खड़ा है, हम 43-44 में जाकर आज से 20 साल बाद जाकर हम वहां पहुंचेंगे। ये दिमाग में रखकर चलिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओईसीडी कंपनीज तो देश की ग्रोथ को ही 6% मानती है और चाइना की 5.4% मानती है, यानी जब हम 20 ट्रिलियन पहुंचेंगे वो 40 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझनी होगी। इंडिया की इकोनॉमी 16 साल पीछे है चाइना से। आप इससे अंदाजा लगाइए, इंडिया चाइना से पेटेंट्स के मामले में 21 साल पीछे है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में हम 19 साल 20 साल पीछे हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास चाइना की तुलना में 19 साल हम इनसे पीछे हैं, और एक्सपोर्ट्स के मामले में 17 साल पीछे, यानी 17 साल बाद हम चाइना जितना कुछ कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बड़े भाई बहनों, अगर वाकई में ये विचारणीय विषय है ना तो इसको चर्चा करिएगा। और एक मेरा दिल के करीब एक बहुत बड़ा, मतलब अब पता नहीं आप इसको कितना सही मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, अगर हमारे समाज में एक बहुत बड़ा सुधार हो जाए, आप अपने लेवल पर अगर ये सुधार करने की स्थिति में हो तो संभवतः देश बदल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सरकारी नौकरियां सबके लिए नहीं होती हैं, पहले ये कड़वा सच स्वीकार करिए। लेकिन इससे पहले आपको एक और सच स्वीकार करना होगा। आप जिस भी गांव, तबके, नगर निगम जहां पर भी आप रहते हैं, अगर आपकी कम्युनिटी 150 लोगों की भी है तो आपके समाज में जो भी भाई अपना छोटा सा भी काम चला रहा है, एक दुकान खोलकर बैठा है, लेकिन उसने एक से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है, कृपया करके जब भी समाज के लोग इकट्ठे हो तो उसका भी सम्मान करिए। आज समाज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आप सरकारी मास्टर बन जा रहे हैं, बाबू बन जा रहे हैं, पटवारी कांस्टेबल बन जा रहे हैं, तो आप लोगों का सम्मान हो रहा है कि सरकारी नौकरी पा गया है, अब शादी हो जाएगी। अरे मेरे भाई, समाज में अगर सबसे पहला परिवर्तन ये ले आए ना, ये आदमी प्राइवेट काम करता है, 5 आदमियों को तनख्वाह देता है ना, उसको बुलाकर कभी उसको भी सम्मानित कर दीजिएगा, टेबल पर खड़ा करके उसके लिए भी ताली बजा दीजिएगा। ना जाने कितने उस भीड़ में बैठे हुए अन्य बच्चे इस बात से मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई सम्मान तो यार इसका भी है, हमारा समाज इसे भी पहचान देता है। साथियों, सुधार समाज से ही होगा, आप और हमसे होगा। अगर हम अपने बीच में से उन लोगों को एडमायर करने लग गए जो सरकारी नौकरी पहुंच गए, अच्छी बात है भाई, सरकार को भी लोगों की जरूरत है, कर लो। लेकिन अगर आपका कोई भी भाई बहन समाज में कोई भूमिका निभा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और ये शुरुआत अगर आपसे हो जाए तो कभी फोटो डाल करके हमें टैग करिएगा, हम ट्विटर पे आपकी बातों को आगे तक शेयर करेंगे। समाज के किसी समूह के अंदर अपने उन भाइयों को सम्मानित जरूर करिएगा जो दूर दराज बैठ करके 10 लोगों को नौकरी दे रहा है, 50 लोगों को नौकरी दे रहा है। सम्मानित करिए, क्योंकि वो यही मानता है कि पता नहीं हम सरकारी नौकरी पा गए होते, हम भी आईएएस पीसीएस बन गए होते तो सम्मानित हुए होते। अरे आईएएस पीसीएस भी आप जब 100 लोगों को नौकरी देके चलते हैं ना, तो आईएएस पीसीएस भी आप ही लोगों के, उन 100 लोगों की जिंदगी सही से चले, असल में वो वही काम कर रहे होते हैं, आपको सुरक्षा मिले, आपको सारी सुविधाएं मिले, असल में उनका यही तो काम है। तो कृपया करके उन्हें सम्मानित करिएगा। खैर, ज्यादा भावनाओं में ज्यादा बातें निकल गई हो तो भाई साहब क्षमा चाहते हैं। हमने आज अपनी भी बातें इसमें बोल दी और अल्टीमेटली जो बच्चे कहते हैं ना सर जॉब तो है ही नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। आप अपने ऊपर ये विचार करिएगा कि आपको कौन सी स्किल आती है। सर हमको स्किल तो कोई सिखाता ही नहीं है। अरे कम से कम अपनी एक स्किल में, और जो बोलने में अगर महान हो तो अंग्रेजी बोलना सीख लो। अगर आपको लगता है कि लिखने में महान हो तो टाइपिंग सीख लो यार। एटलीस्ट आज जितने लर्नर बैठे हुए हैं, सही मायने में एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल पर 100% लोग काम करना नहीं जानते। स्किल के नाम पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स पढ़ करके अपने आप को समझते हैं कि भैया पीसीएस निकाल जाएंगे तो बढ़िया है, निकाल दिया है। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्लीट बैच हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो यहां जाकर के। स्किल डेवलपमेंट नहीं है। सरकारी नौकरी चाहते हो तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाओ, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। पढ़ने के लिए किताबें भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जाकर के परचेज कर लो, उपलब्ध है। सरकारी नौकरी बनाने में तो मदद दे ही रहे हैं हम आपको। अगर हमारा मतलब आज का जो आपको सेशन है, अगर आपको सोचने पर विवश कर दे तो